प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है कि आप जानते हैं मैं पिछले 1-2 दिन से राजौरी में हूँ और आज हम कोई रैली वगैरह के लिए नहीं आए थे, बल्कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि हम पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी डेलीगेशन से मैं मिली और मैंने महसूस किया कि यहाँ माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा डरावना बनाया गया है। एक तरफ से एक जमात इलेक्शन लड़ रही है तो वो फतवे दे रही है, मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे, आपके साथ ये होगा, मरने के बाद आपके साथ वो होगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो एक जमात तो वो कार्ड खेल रही है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हम समझते हैं जो पीरी मुरीदी है ये बड़ा पाक रिश्ता होता है, ये वोट का रिश्ता नहीं होता है, ये अलग रिश्ता होता है। और वोट लोगों को जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डालना होता है। तो किसी को ये धमकाना जो फलानी को वोट नहीं डालेगा तो वो उसके साथ अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मज़हब को इसमें नहीं लाना चाहिए, बरादरीज़म को नहीं लाना चाहिए, और ख़ासकर लोगों को इस किस्म से जो मजहबी फतवे जारी नहीं करने चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और दूसरी तरफ से दूसरी जमात है जो बीजेपी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है, जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो उसका ये नतीजा है कि लोग सामने, एक कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि अगर हम सामने खुल के आएंगे तो हमारे खिलाफ फतवा जारी होगा। दूसरी कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ जो है एक ब्लैकमेलिंग का उन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किया है, और जो हमने सुना है कि काफ़ी सारे ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनको धमकाया गया है कि आपकी पोस्टिंग यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर आपने एक ऐसी जमात को वोट नहीं डाला। जो वो खुद जानते हैं, बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं उनकी कश्मीर में ज़मानत जब्त होने वाली है, तो उसके बावजूद भी वो चाहते हैं उनको वोट पड़े। तो उनको तो डायरेक्टली कहना चाहिए कि आपको उसको वोट डालना चाहिए जिसको आप कामयाब करना चाहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों का जो है वो एक ही पॉलिसी अपनाई हुई है। एक फतवे के ज़रिए धमकी दे रही है और दूसरी सरकार का इस्तेमाल करके धमकी दे रही है। पर हैविंग सेड दैट, जो मेरे से कल दिन भर डेलीगेशन मिलते रहे, तो लोगों की यहाँ बड़ी मुश्किलात हैं, और जिसमें सबसे बड़ी मुश्किलात है, मेरे पास काफ़ी यंग लोग आए और बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इतने एजुकेटेड होंगे, डबल MA M.Ed, उसके बाद नीट, उसके पता नहीं कौन कौन से इम्तिहान पास किए, पर बेरोज़गारी है। और 35% से ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी है। तो मैं समझती हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो इन्होंने कहा था 370 बड़ी रुकावट है, इससे होगा तो पता नहीं क्या होगा, मगर जब से 370 ख़त्म किया गया, कोई भी मुफ्ती साहब के वक्त में रहबर तालीम की बहुत बड़े स्केल पे रिक्रूटमेंट हुई थी, रहबर ज़राअत, रहबर तालीम, रहबर खेल, मगर आज जो हो रहा है, आज कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। जितनी भी 4-5 रिक्रूटमेंट आप लोग भी जानते हैं, उसमें ऐसी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया जो ब्लैक लिस्टेड है। उसकी वजह से यहाँ नौजवान जो है बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई उनकी बात नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता है कि आपने तो कहा था 370 के बाद बड़े कारखाने खुलेंगे। कारखाने तो नहीं खुले, बल्कि जो रेत बाजरी हमारी है वो भी बाहर के लोगों को दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। मुफ्ती साहब ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ किए थे, जिसमें इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलता था वो भी इस सरकार ने बंद कर दिए। आप चकंदाबाद से ट्रेड होता था, वो भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सरकार है, लोगों को देने के बजाय जो मुफ्ती साहब ने अच्छे काम शुरू किए थे उनको बंद करवाना चाहते हैं। बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी की इतनी हालत ख़राब है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेक्चरर, प्रोफेसर, मैंने सुना वहाँ मुश्किल से एक प्रोफेसर है, बाकी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल पे चलता है, जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। हालांकि ये मुफ्ती साहब के एक बहुत बड़ी तोहफ़ा था इस रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स को या तो जम्मू जाना पड़ता था या कश्मीर जाना पड़ता था, और बहुत सारे गरीब लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये और भी कई मसले हैं, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इस वक्त मुझे यहाँ मुश्किल नज़र आ रही है वो ये, लोग खौफज़दा हैं। लोग खौफज़दा हैं, बात कोई कहता नहीं है, खुल के कोई बात कहता नहीं है। उनको लगता है हम अगर एक जमात के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो वो फतवा देंगे,
اگر دوسرے کے بولیں گے تو سرکار ہمیں جو ہے وہ ہمیں تنگ کرے گی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. That's all. میم جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سرکار پریشرائز کر رہی ہے، گورنمنٹ مشینری پریشرائز کر رہی ہے، کیا آپ ایل جی ایڈمنسٹریشن پہ جو ہے وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں؟ کیا ایل جی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں، ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں جو ہوم منسٹر صاحب کشمیر آئے اس وقت بے وقت جبکہ پورے ملک میں الیکشن ہے، ان کی ضرورت وہاں ہے، اور امرناتھ یاترا جو ہے وہ جولائی میں ہونے والی ہے، تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے خدشات ظاہر کیے کہ یہ کیا میٹنگ ہے، کہیں ایسا 87 کی طرح تو نہیں ماحول بنایا جا رہا ہے. 87 میں الیکشن کے دن ریگنگ ہوئی تھی، یہاں الیکشن سے پہلے مینیپولیشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے سری نگر میں دیکھا جو پی ڈی پی کے ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہاں پولنگ بہت سلو رکھی گئی، جو باقی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پی ڈی پی سے ان کو خوف ہے، پی ڈی پی سے ڈر ہے، کیونکہ پی ڈی پی لوگوں کے مدعے اٹھاتی ہے. باقی مجھے یہاں بھی کئی پولنگ سٹیشنز ہیں جس کے بارے میں مجھے تحفظات ہیں کہ وہاں وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پی ڈی پی کو کسی طرح سے روکنا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے یہ پی ڈی پی سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے.